दोस्तों क्या आप डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में 30 सेकेंड में एक डिफरेंस बता सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बात करने वाले हैं और डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सो लेट अस मेक इट सुपर इजी। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और आई होप आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेरिएशन है क्या चीज़। तो वेरिएशन मीन्स होता है ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी है। सपोज दिस इज नंबर ऑफ एप्पल एंड दिस इज कॉस्ट। तो नंबर ऑफ एप्पल कॉस्ट पर डिपेंड है। अगर 5 एप्पल की कॉस्ट ₹50 है तो 10 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये नंबर ऑफ एप्पल कॉस्ट पर डायरेक्टली डिपेंड है, तो इसे कहते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल होते हैं जिनमें इसमें तो एक चीज़ को हमने बढ़ाया तो दूसरी चीज़ बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसमें एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो ऐसे एग्जांपल्स में इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले ये क्वांटिटी x है, ये क्वांटिटी y है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में क्या होगा, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको इसे समझा देता हूँ। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा कि x1 अपॉन x2 आप ऐसे लिख लें, डायरेक्ट वेरिएशन x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये तो हुआ डायरेक्ट वेरिएशन y1 अपॉन y2, ये y1 y2। और अगर प्रोडक्ट में लिखना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, इसका इससे इसका इससे। तो x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2। इस केस में क्या होता है कि x अपॉन y इज इक्वल टू k के बराबर होता है डायरेक्ट वेरिएशन के केस में, या y अपॉन x इज इक्वल टू k, या x अपॉन y इज इक्वल टू k। एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको इससे डिवाइड करें तो कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन के केस में क्या होता है, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तब कांस्टेंट आता है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में बिल्कुल इतना थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब इन्वर्स वेरिएशन की बात अगर हम करें तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इन्वर्स वेरिएशन का भी। x1 अपॉन x2 ऐसे ही लिख लें और यहाँ पर y1 अपॉन y2 के प्लेस पर y2 अपॉन y1 इन्वर्स हो गया बस। तो दैट इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ये सिर्फ इन्वर्स हुआ, इसीलिए इसे इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। ये रेशियो सेम रहा, ये रेशियो इसका इससे और इसका इससे रेशियो, ये इन्वर्स हो गया, तो इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन हुआ। ये पहला वाला केस जो डायरेक्ट वेरिएशन है, दूसरा केस इन्वर्स वेरिएशन है। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 स्ट्रेट। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस तरह से कुछ होगा, x1 y1 इज इक्वल टू y2 x2। ये x1 y1 ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा, y2 और x2 y2 वो सेम है, तो इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। जबकि डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस प्रोडक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट x1 y1 x2 y2। सिंपली x1 y1 और इसको x2 y2 भी लिख सकते हैं आप। तो डायरेक्ट वेरिएशन में y इज इक्वल टू के एक्स होता है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड x के एक्स। y इज इक्वल टू के एक्स एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है जिसका x से मल्टीप्लाई हो जाता है और y से बोलते हैं। तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू के भी कह सकते हैं आप। जबकि इन्वर्स वेरिएशन के केस में क्या होता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू के। x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट k के बराबर होता है। x इंटू वाई इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में y इज इक्वल टू के एक्स मीन्स दैट x अपॉन y या y अपॉन x इज इक्वल टू k।
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। इन्वर्स वेरिएशन में y इंटू एक्स इज इक्वल टू के। तो ये आपने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल देखा। अब डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन आप होप है मुझे कि आप समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपने देखा कि सेम होता है, डायरेक्शन इसमें सेम होती है डायरेक्ट वेरिएशन में, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। x1 अपॉन x2, ये x1 y1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x1 y1 x2 y2। इसको इधर क्रॉस कर दे, इसको इधर क्रॉस कर दे, तो x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हैं इसको, और क्रॉस करेंगे तो ऐसे आ ही जाएगा x1 y2 और y1 x2। इन्वर्स वेरिएशन के केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस आपने देखा कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन के केस में आप इस तरह से लिख सकते हैं कुछ हम, x1 अपॉन y2 और x2 अपॉन y1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल और सबसे बढ़िया मेथड ये है x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2, और इधर पर लिख देते हैं x1 अपॉन x2, ये सेम है, और इधर पर y2 अपॉन y1, तो ये इन्वर्स हो गया। तो ये समझने के लिए बहुत आसान मेथड है। x1 अपॉन x2 डायरेक्ट, y1 अपॉन y2 डायरेक्ट हो गया, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1 इन्वर्स हो गया। लेकिन क्रॉस करने पर तो वो सेम ही आएगा, ये जो इधर आ रहा है डायरेक्ट वेरिएशन में, इधर इन्वर्स वेरिएशन में। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर हम इसे समझ लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में हम सेम लिखते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, सेम एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट वेरिएशन, सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी को हम इन्वर्स वेरिएशन में देखते हैं तो इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्शन ये वाली बदल जाती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्शन बदल जाती है। इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगी सेम, लेकिन दूसरा इस तरह से हो जाएगी, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू y2 अपॉन x2, अपोजिट हो जाएगी। और यूं भी कह सकते हैं हम कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, y2 अपॉन y1, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। जबकि डायरेक्ट वाले में इसको ऊपर इसको नीचे लिखा, तो इसको ऊपर इसको नीचे लिखा। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो इससे भी ऊपर लिखते हैं, इन्वर्स वेरिएशन में हम इसे ऊपर लिखते हैं, इसे नीचे लिखते हैं, तो इसे ऊपर लिखते हैं, इसे नीचे लिखते हैं, ऐसे अपोजिट हो जाता है इन्वर्स वेरिएशन में। तो इन्वर्स वेरिएशन में हम x1 अपॉन x2 अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, y1 अपॉन y2 नहीं, y2 अपॉन y1, इन्वर्स हो जाता है। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, इन्वर्स वेरिएशन, ये पहला तो x1 अपॉन y1 एज इट इज रहेगा, x1 अपॉन x2 एज इट इज रहेगा। दूसरे में हो जाएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, y2 अपॉन y1। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं x1 अपॉन y2, x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो
और इन्वर्स वेरिएशन में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन y2 इज इक्वल टू x2 अपॉन y1। तो ये इन्वर्स हो रहा है क्योंकि अपोजिट। तो एक एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन का और एक इन्वर्स वेरिएशन का। दोस्तों ये हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट वेरिएशन का। वासु बॉट 12 नोटबुक्स फॉर ₹132। 132 में 12 नोटबुक्स लाया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 7 नोटबुक्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स, और यहां पर है कॉस्ट इन रूपी। कॉस्ट इन रूपी। अब वो कितने 12 नोटबुक्स लाया। नंबर ऑफ नोटबुक्स x1 के केस में 12 है, और कितने की लाया y1 के केस में 132 है। 132 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 7 नोटबुक्स। तो यहाँ पर 7 आ जाता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई, या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये केस लगा देते हैं, या ये भी लगा सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। कुछ भी लगा सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ पर लगाते हैं, तो x1 हमारे पास है 12 और x2 है 132। तो इस तरह से y1 है 132, x2 है 7, x2 है 7, y1 है 132 और y2 हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो इधर y2 ही लिखा रहने देते हैं, y2। तो ऐसे केस में क्या होगा, y2 इज इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन 12। तो 77 रुपीज़ आ जाएगा, ₹77। अब अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर नोटबुक्स नहीं दी हो, नोटबुक्स फाइंड करनी है, और यहाँ पर कॉस्ट दिया हो, $144 मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट दी हो 144। तो 144 रुपीज़ में कितनी नोटबुक्स आएंगी। जस्ट मिनट, और कुछ रखते हैं। तो हम यहाँ पर 220 रख लेते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम करते हैं। अब इस केस में हम x1 के प्लेस पर 12 ही रखेंगे, लेकिन x2 के प्लेस पर x3 है। यहाँ पर x3 हमें फाइंड आउट करना है, तो x3 रख देते हैं। x3 इज इक्वल टू y1 के प्लेस पर तो हम 132 ही रखेंगे, क्योंकि हम इससे ही कंपेयर कर रहे हैं उसको, 132। और y2 के प्लेस पर y3 रखेंगे, यानी कि y3 हमें नोन है, 220। तो अब इस केस में फिर हमें इस तरह से मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर x3 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू x3, यस x3 फाइंड करना है। x3 इज इक्वल टू 12 इंटू 220 अपॉन 132। तो 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 11 2 ज़ा 20 नोटबुक्स आएंगी। तो x3 इज इक्वल टू 20 आता है ऐसे केस में। तो इस तरह से हम इन सभी कॉलम्स को निकाल सकते हैं, जितने भी कॉलम दिए हों।
आप इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, x1y1 इज इक्वल टू x2y2, x1y2 इज इक्वल टू x2y1, x2 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x2y1 डायरेक्ट वेरिएशन। x1y2 क्रॉस प्रोडक्ट होता है, x1y2 और y1 x2 क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये याद रख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं, ये कुछ भी तीनों में से कोई भी चीज़, दोनों में से कोई भी चीज़। इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसे भी याद रख सकते हैं आप। तीनों एक ही केस हैं। या क्रॉस प्रोडक्ट याद रख सकते हैं, इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो किसी भी एक तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं इन्वर्स वेरिएशन पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं इन्वर्स वेरिएशन का। इन्वर्स वेरिएशन का हमने एक एग्जांपल लिया है, 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय 20 men टू कंप्लीट द वर्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैन, और यहाँ पर हम लिखते हैं डेज, वाई के प्लेस पर डेज। पहले केस में 4 मैन हैं तो डेज कितने लग रहे हैं, 4 मैन हैं तो 10 डेज लग रहे हैं। 4 मैन हैं और डेज लग रहे हैं हमारे पास 10। अब क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 20 मैन। तो यहां पर मैन हो जाते हैं 20, 4 से 20। तो टाइम कितना लगेगा उसे कंप्लीट करने में, डेज कितने लगेंगे उसे कंप्लीट करने में, ये हमें फाइंड करना है। डेज कितने लगेंगे कंप्लीट करने में, ये फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। एक तो सिंपल ही लिखते हैं, x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। x1/x2 इज इक्वल टू, ये इन्वर्स हो रहा है क्योंकि ये एक चीज़ को बढ़ाने से, मैन को बढ़ाने से डेज कम लगेंगे, y2/y1। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x1 के प्लेस पर 4 और x2 के प्लेस पर 20। y2 को हमें फाइंड आउट करना है तो y2 ही लिखते हैं, और y1 के प्लेस पर 10। तो सिंपली y2, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 4/20 इंटू 10, 10 2 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 डेज। y इज इक्वल टू, y2 इधर पर 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर 20 मैन होंगे तो 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे उस वर्क को। तो अगर हम वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कराना चाहते हैं तो एक और केस देखते हैं, तो कितने मैन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। y इज इक्वल टू 2 डेज, 20 मैन्स उस काम को 2 डेज में कर देंगे। अब अगर हम 5 डेज में इस काम को कराना चाहते हैं या 1 डे में इस काम को कराना चाहते हैं तो हमें कितने मैन्स की ज़रूरत होगी, तो ये हो गया 1 डे। अब यहाँ पर फिर हम क्वेश्चन मार्क, कितने मैन्स की ज़रूरत होगी अगर हम इस काम को 1 दिन में कराना चाहें तो ये केस हमारे पास इस तरह से कुछ आ गया। इसे रब कर देते हैं और देखते हैं। फिर वही x1/x2
इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, इन्वर्स वेरिएशन। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये तो यही लेते हैं 4 अपॉन x2, 4 x2 के प्लेस पर क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे x3, 4 अपॉन x3 इज इक्वल टू y2 के प्लेस पर ये लेते हैं y3 वाला 1 अपॉन y1 के प्लेस पर 10। तो देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 मीन्स दैट 40 पीपल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम एक दिन में काम कराना चाहते हैं, अपॉन 1 मीन्स दैट 40 पीपल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम एक दिन में काम कंप्लीट कराना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन था। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट। आप इसे समझ गए होंगे और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं तो जो कि हम बहुत जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्कॉलर्स। तो इस तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्कॉलर्स। तो कल फिर मिलते हैं।